हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। इसमें अब पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन स्टार्ट किया था, जिसमें ट्रायंगल लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम का लॉ पढ़ा। अब थोड़ा उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं वेक्टर एडिशन की। अब वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पॉलीगॉन लॉ पे चलेंगे, उसके बाद उसे खत्म करके सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे चलेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 है ये, वेक्टर एडिशन ही इसमें चलेगा। तो इसमें देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला चलता है। अब इसमें क्या है कि मान लो कि दो वेक्टर हैं, और दो वेक्टर का जो ये वेक्टर है, इसे लोकेट करते हैं इसको अच्छे से। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया बी वेक्टर, और ए और बी वेक्टर का इसमें आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ यूज करिए या पैरेललोग्राम लॉ यूज कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा भैया कि ये पैरेललोग्राम लॉ है का यूज करेंगे उसका, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? यानी कि ए और बी वेक्टर यदि एक प्लेन में है, तो उसका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में होगा, अल्फा में। ठीक है ना? यानी कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, टू को प्लेनर वेक्टर नहीं बोल सकते कि दो वेक्टर होंगे तो सेम प्लेन में ही होंगे। ठीक है, टू वेक्टर्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन। सेम प्लेन को बोल सकते हैं कि कोप्लेनर होंगे, ये कोप्लेनर कोप्लेनर होंगे। ठीक है ना? कोप्लेनर का मतलब कि प्लेन सेम है। ए वेक्टर, आर वेक्टर और बी वेक्टर तीनों का प्लेन क्या है? सेम है। जैसे मान लो कि ये है प्लेन, जैसे ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो भैया तो ये हो जाएगा हमारा सी वेक्टर। ये तीनों सेम प्लेन में ही है, सेम प्लेन में ही आ रहे हैं। देखो, सेम प्लेन में ही आ रहे हैं। देखो, इसको आओ अच्छे से बताते हैं। सेम प्लेन, सेम प्लेन, सेम प्लेन में आ रहा है। ठीक है ना? सेम प्लेन। अब देखो दूसरा इसमें, वेक्टर एडिशन follows commutative लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है देख लेते हैं। जैसे कि ये वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर है ये मान लेते हैं बी वेक्टर है। ठीक है ना? अब इसको दो तरीके से बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। अब हम इसको शिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग करने के बाद जैसे कि मान लो ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। अब बी वेक्टर को शिफ्ट करके लाते हैं क्या? बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड पर लाके चिपकाएंगे, ऐसे। ये क्या हो गया?
चिपका दिया। अब हमने क्या करा, दूसरे वाले में क्या करा, ये है मान लेते हैं ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। अब ऐसे किया था ना, अब वी वेक्टर के हेड को ए वेक्टर के टेल में जाके चिपकाएंगे। अब चिपका देते हैं भैया, चिपका दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसका बनाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। यानी कि हम सेम वेक्टर को दो तरीके से क्या किया, लिख दिया। ये है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये है आर वेक्टर, ये है आर वेक्टर। अब देखो यहाँ पर चमत्कार, चमत्कार ये है कि यहाँ जो है आर वेक्टर जो हुआ, आर वेक्टर किसके बराबर हुआ, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ आर वेक्टर देखो, यहाँ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आर आर तो कॉमन हो गया भैया, देखो यहाँ पे आर आर कॉमन हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है सर, इससे ये पता चलता है सर कि भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको मॉड मत समझ लेना, मैंने ऐसे ही बस किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, तुमने पढ़ा भी होगा कि इंटीजर में कि 2 + 3 = 3 + 2, ये होता है तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये होता है। ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होगा, वेक्टर एडिशन में भी सेम कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। ठीक है ना। थर्ड में आते हैं। थर्ड है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होता है, एडिशन के लिए होता है, यानी कि तीन वेक्टर हो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो उसमें क्या फॉलो होगा रूल, ए वेक्टर को ऐड कर दिया बी वेक्टर के साथ, अब जो आया ना रिजल्टेंट उसको सी वेक्टर के साथ ऐड कर दिया, जो कि इक्वल किसके साथ होगा, बी वेक्टर को ऐड कर दिया सी वेक्टर के साथ, जो रिजल्टेंट आया उसको ऐड कर दिया ए वेक्टर के साथ, तब भी क्या होगा, दोनों दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना। अब इसको इतनी जरूरत नहीं है। डायग्राम का चौथा, चौथा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। जैसे ए वेक्टर हो और बी वेक्टर, दोनों का यदि मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, जो कि ए के बराबर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का बाइसेक्टर होगा। देन द रिजल्टेंट विल bisects the angle between the vectors। कैसे 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 होगा सर, देखो ऐसे होगा। जैसे मान लेते हैं भैया कि ये है हमारा ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक है ना। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये होगा हमारा, अच्छा इनके, ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या है, एंगल थीटा है, ठीक है। अब उसके बाद से आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा मान लेते हैं अल्फा, और
बीटा एंगल मान लेते हैं बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में, ठीक है। अल्फा बीटा 10th में पढ़ चुके होंगे तुम, रूट्स वाले सेक्शन में, पॉलीगॉन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मैथ्स में। अल्फा बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस रिप्रेजेंटेशन है, ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो इसमें बोला कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो जो आर वेक्टर होता है वो बाइसेक्टर होता है ए और बी वेक्टर के बीच के एंगल का। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, जो इक्वल होगा थीटा बाई 2 का। समझे कि नहीं? ये ये इक्वल हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब टेन थीटा, टेन अल्फा टेन बीटा। अच्छा, एक वो पहले हम लोग एक एंगल का फॉर्मूला जो पढ़ा है हमने, जैसे कि टेन अल्फा, अल्फा मतलब जो ए से एंगल है, आर, और बीटा मतलब जो बी से एंगल है, ठीक है ना। अल्फा हो गया तुम्हारा, हो गया यहाँ पर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और यहाँ पर टेन बीटा वैसे ही हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। अब फिफ्थ में चलते हैं, फिफ्थ वाले में, ठीक है। फिफ्थ में क्या है कि दो वेक्टर हो, जैसे मान लो यहाँ पर दो चीजें मैं बताऊंगा फिफ्थ में। ए पार्ट है, यदि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से बड़ा है, बी वेक्टर से बड़ा है, तब क्या होगा, जैसे मैंने कर लिया ऐसे, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना सर, वो क्या होगा, देखो रिजल्टेंट ऐसे बनता है, पैरेललोग्राम पहले इसको अच्छे से बनाओ ऐसे, इस ए वेक्टर को ऊपर बना दो, ए वेक्टर, और इसके जस्ट पैरेलल शिफ्ट करके बी वेक्टर यहाँ बनाओ, ठीक है। ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, फिर ये बना दो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा, पता है क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा, ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा। अब यहाँ पर क्या होगा ना, जो बीटा होगा ना वो बड़ा होगा अल्फा से, बी वेक्टर, देखो बीटा अल्फा से बड़ा होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है बड़े वाले वेक्टर की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो अल्फा हुआ, जो बड़े वाले एंगल के साथ, बड़े वाले वेक्टर के साथ है, वो छोटा हो गया, और जो छोटे वाले वेक्टर के साथ है उसका एंगल बड़ा हो गया, झुकाव हो गया ना, बैलेंस करने के लिए झुकाव होता है। यदि ये बीच में तो होने से दोनों बराबर होगा तब बीच में होगा, और जो बड़ा होगा ना उसके तरफ क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर झुक जाएगा। अब भी क्या हो गया, इसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा हो बी वेक्टर के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, जॉन जो भी जो वेक्टर छोटा रहेगा उसका एंगल उसके साथ रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देख लो आप, ये मान लेते हैं बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ए वेक्टर है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो ये है आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। अब मुझे लगता है चमक गया होगा तुम लोगों को, समझ में आ रहा हो। समझ में नहीं आ रहा था कमेंट जरूर में बताइएगा, ये क्या चीजें हैं जो समझ में आपको नहीं आ रही है, ठीक है। सिक्स वाला देखते हैं, सिक्स पार्ट। सिक्स वाला पार्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया।
इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे यहाँ पर लेते हैं, ये है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर के, जो कि स्मॉल ए के बराबर है। चलो यार, कलर चेंज, ठीक है। और तो बताइए यहाँ पर जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या होगा? तो क्या होना चाहिए देख लेते हैं भैया। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जो है ना, आर मैग्नीट्यूड जो होता है, ठीक है, आर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमने क्या किया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ले लिया है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया है बी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो ले ही लिया ना ए वेक्टर, ठीक है ना। हटाओ यार इसको, मैग्नीट्यूड तो ले लिया ना फिर। यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए कॉस थीटा, ये था ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही था ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो भैया थोड़ा सा इस फॉर्मूले को करते हैं, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट में, ठीक है ना। अब टू ए स्क्वायर, अरे प्लस कहाँ से हो गया, मल्टीप्लाई, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, हाँ प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस प्लस, ठीक है। टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, इसको कॉमन लेते हैं, टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट वन प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं ना, मजे वाली बात यहाँ पर क्या है कि ये वाला पढ़ाया हुआ है। अब इसको कैसे पढ़ाया है मैंने, ये देखो यार, ये पढ़ाया था मैंने cos टू थीटा, बेसिक मैथ में cos टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू cos थीटा स्क्वायर माइनस वन। इसको ऐसे ही कर सकते हैं, रिडक्शन एंगल है, यानी कि ये टू थीटा से कहाँ चला गया, थीटा में चला गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, थीटा को माइनस थीटा बाई टू में बदलेंगे, यानी कि cos थीटा इक्वल टू टू cos थीटा बाई टू स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे लेंगे, इसको माइनस वन को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा आपका वन प्लस cos थीटा इक्वल टू टू cos थीटा बाई टू स्क्वायर। तो इसको यहाँ पुट करेंगे, पुट करने पे क्या आ जाएगा हमारा, टू ए स्क्वायर इंटू टू cos थीटा बाई टू स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा भैया, आर दो बार टू मल्टीप्लाई हुआ है, टू बाहर निकल जाएगा। दो बार ये ए स्क्वायर है तो यहाँ ए बाहर निकल जाएगा, और कॉस थीटा बाई टू स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि भैया क्या हो गया, यदि दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो जब वेक्टर एडिशन होता है, उसका जो वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट होगा, क्या होगा, टू ए कॉस थीटा बाई टू, क्या होगा, टू ए कॉस थीटा बाई टू, हाँ सही है ना। हाँ, टू ए कॉस थीटा बाई टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हटाओ यार इसको, ठीक है, ये तो हटाना ही भूल गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम में देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन में क्या लूं, यही जो लास्ट जो भी अब तक वेक्टर एडिशन में पढ़ा है, सबको लेंगे, सबको लेंगे आज। तो भैया देखिए, एग्जाम्पल में क्या लें, जैसे मान लो ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर है, जो कि ए है, और थीटा 120 डिग्री है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो भैया देखिए, सॉल्व कीजिए, लास्ट वाला ही है। यहाँ पर क्या होगा कि हो जाएगा आपका आर इक्वल टू टू ए कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। तो
आर निकालिए भैया, 2a cos 120 डिग्री बाई 2, तो हो जाएगा 60, cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, 2a cos 60 डिग्री इक्वल टू 2a 1/2, 2 से कट गया, यानी कि r की वैल्यू आई a। अब यहाँ पर हो गया कंक्लूजन भैया। कंक्लूजन इस बात का ये आया कि दो वेक्टर, यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल है, जैसे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है, और थीटा 120 डिग्री है, तो आर कितना होगा, आर कितना होगा, आर और ए वेक्टर सब के सब इक्वल होंगे, सब के सब इक्वल होंगे, सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना। यदि थीटा 60 डिग्री होगा तो cos 30 होगा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 ये हो जाएगा r, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसी को थोड़ा घुमा देते, घुमा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, साथ में आर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड इनके इक्वल है, ठीक है ना। हो गया। तो आप बताइए कि आर वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में, आर वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल कितना होगा, आर वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल बिटवीन कितना होने वाला है, एंगल बिटवीन ए आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो भैया यहाँ देख लेते हैं होगा क्या। सॉल्यूशन सोच के देखिए यहाँ पे कि ये तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर होगा ये 90 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 120, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं हुआ। अब हमें ये बताना है, ये बीटा बताना है, ये बीटा बनाता, दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बीटा बताना है ये, कई तरीके हैं इसको करने के। अब देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब इसके बराबर है तो हमने पहले ही प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर यदि का मैग्नीट्यूड यदि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो जो आर वेक्टर होगा वो बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, बोला था। यानी कि ये पूरा का पूरा यदि 120 डिग्री है, तो ये यदि थीटा थीटा क्या है 120 डिग्री है, इसलिए बीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा भी कितना होगा, मान लेते हैं ये वाला अल्फा है, तो अल्फा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। आप चाहे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं बोलूं कि ये है ए, अब इसी वेक्टर को ना देके मैं एक यूनिट वेक्टर दूं, जैसे कि ये यूनिट वेक्टर है और ये क्या है बी, जो वेक्टर है ये बी यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो बताइए कि आर कितना होगा, तो ये आर कितना होगा, कैसे करेंगे। हाँ, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या दे दिया है, थीटा यहाँ पे दे दिया है 60 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा ना, सबसे अच्छी बात है कि ए कैप का जो
मैग्नीट्यूड 1 होगा, और बी कैप का भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। तो वहां पर 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 अंडर रूट में आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ गई, 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया, यहाँ पर 2 + 1 3 अंडर रूट 3 आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। समझे कि नहीं, चमक गया, चमका ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर प्लस ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, √3 कर ले। हाँ, √3 कर लेते हैं, पिछले वाला ही मार्क दे देते हैं। √3 कर लिया, तो एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सोल्यूशन अच्छा भैया, एक यहाँ पर क्या कैसे सोचेंगे कि ए कैप है, इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा बी कैप के, यानी कि दो वेक्टर इक्वल होंगे, तो भैया उनका जो क्या बोलते हैं उसको, रिजल्टेंट भी उसको बाइसेक्ट करेगा, रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा। हाँ बस इतना हो गया। रिजल्टेंट कितना दे रखा है, आर वेक्टर के, आर कैप कर लेते हैं ना, वेक्टर क्या करेंगे, आर कैप दे रखा है √3, आर कैप का मैग्नीट्यूड जो है √3 दे रखा है, ठीक है। मतलब कि आर की वैल्यू दे रखी है, √3। तो हमें पता है ना, दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है 2a cos θ/2 होता है ना, थीटा ही पता करना है, यानी कि यहाँ थीटा ही तो पता करना है। आर दे रखा है √3, 2 इंटू 1, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, ठीक है। अब cos इंटू cos θ/2, ये हो जाएगा तुम्हारा cos θ/2 इक्वल टू √3/2। और किस थीटा पर, यहाँ θ/2 का मतलब है ये है एंगल, मतलब कि cos के किस एंगल पर cos की वैल्यू होती है √3/2, तो भैया होता है ये 30 पे होता है, यानी कि θ/2 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि यहाँ थीटा हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। यानी कि ए कैप और बी कैप जो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री इनके बीच का एंगल बनने वाला है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट ये वाला लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि मान लो ए कैप है प्लस 2 बी कैप है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट वेक्टर पता करो यदि थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो समान हो गया ना, कैसे हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो इसका रिजल्टेंट अब ऐसे पता नहीं करने वाले, क्योंकि इसका तो हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2 इंटू 1 2, ठीक है ना। तो अलग अलग हो गया ना, कि ए कैप का मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर 1, और 2 बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो हो गया थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर आर वेक्टर हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 cos थीटा, थीटा ही पता करना, थीटा तो दिया हुआ है ना 60, तो cos 60 डिग्री, तो आर हो जाएगा हमारा कितना, 2 2 जा 4 एक 5 प्लस 2 2 जा 4 cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, 2 2 जा 4 यानी कि 5 2 7, आर इक्वल टू हो जाएगा √7, √7 आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, आप खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि मान लो कि ए कैप है प्लस बी कैप है, इस वेक्टर को हमने दे रखा है √2, इसका रिजल्टेंट दे रखा है √2, तो एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप
क्या होगा आप बताएंगे? आप बताएंगे कि हम बताएं? हम बताएंगे। ठीक है, पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद से इसको देख लीजिएगा। टू दे रखा है, एंगल देखना। अरे एंगल देखना है भैया तो यहाँ देख लीजिए, ए कैप का मैग्नीट्यूड है बी कैप के मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, और रिजल्टेंट दे रखा है √2। थीटा पता करना है भैया, तो हमको पता है ना, यहाँ आर इजकल टू हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। तो आर कितना है, √2 है, इजकल टू 2 × 1 cos थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 इजकल टू √2/2। अब इसको थोड़ा रेशनलाइज करो ना, √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये मिलके ये कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। यानी कि हो जाएगा cos थीटा बाई 2 इजकल टू 1/√2। यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पे हो जाता है ना, 1/√2। कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू दोनों की सेम होती है, तो यहाँ थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि आपको आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 3 3 6, 3 3 6 3 9। चलो, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये ले लेते हैं हम एक और, ये यहाँ पे एक वेक्टर लेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर लेंगे, यहाँ भी एक वेक्टर लेंगे। अरे भाई क्या कर रहा है यार। ये लेते हैं √3, ये भी लेते हैं √3। ये 5 लेते हैं वेक्टर मैग्नीट्यूड, और ये लेते हैं 5, इसको भी 5। और ये देखो, ये है 30 डिग्री, सारे के सारे 30 डिग्री, थाड़े के थाड़े। ये भी 30, ये भी 30। तो बताना है हमको आर कितना होगा, आर बताना है सर। अब इसको ढंग से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। यदि नहीं आएगा मैं तो सॉल्व करूंगा ही। चलो, अब इसमें देखो, मजे की बात, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, दिमाग तो हो गया खराब। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम दो वेक्टर को देखते हैं, इस वाले वेक्टर को, इस वाले को। ये दोनों इक्वल हैं, 5 और 5। पहले यहाँ पे एक्स और वाई ड्रॉ करते हैं। ये हो गया तुम्हारा, एक मिनट। चल दो भाई। हाँ, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया कि, हाँ, ये 5 है, ये 5 है। अब इनके बीच का जो एंगल है, 3 3 6 3 9 3 12, 120 डिग्री है। अब तुमको पता है कि दो वेक्टर हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो भैया उसका जो होता है रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा सेम। कितना हो जाएगा, 5 ही होगा, 5 हो जाएगा। जो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। दोनों 60 डिग्री, कम ज्यादा हो गया होगा, कोई बात नहीं, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट हो गया इसका। अब यानी कि ये वाला और ये वाला का हो गया। अब यहाँ देखो, ये है √3, ये है √3। दो इक्वल वेक्टर हैं, बीच का एंगल क्या है, 3 3 60 है। तो इक्वल एंगल होता है तो आर कितना हो जाता है, आर 30 √3 वाला का, √3 वाला का। तो हो जाएगा आपका आर, आ गया,
तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 2a cos 60 हो जाएगा। cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 यानी कि r हो जाएगा a के बराबर। 60 हो जाएगा 1/2 a के बराबर। अरे 60/2 है ना, θ/2 होता है 60/2, 30√3/2 यानी कि हो जाएगा a√3, a√3 हो जाएगा। तो a कितना है यहाँ पे भैया, यहाँ √3 है, फिर √3 हो गया आपका 3, तो भैया एक और आ गया, आपका हो गया 3 हो गया। ठीक है। अब दूसरा है 5, 5 में तो खुद ये 60 डिग्री बन के बैठा हुआ है, तो यहाँ 60 हो जाएगा, एक और 5। तो यहाँ पर क्या हो गया भैया कि हमारा हो गया रिजल्टेंट आ गया, कितना रिजल्टेंट आ गया 3 + 5 + 5 कितना का 5 × 5 = 10, 10 × 3 = 13, 30 यूनिट। ये हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है ना। अब एक स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है, इसी में सब टॉपिक है पॉलीगॉन वाला। पॉलीगॉन लॉ। ठीक है। अब पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है इसको देखते हैं। देखो भाई लोग, मैंने इतना तो रामायण लिख दिया, अब मैं इसको बैठ के समझाने नहीं बैठने वाला। ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको एग्जाम्पल से एलिबोरेट करने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा वही ये रामायण लिखा हुआ है। चलो महाभारत पे चलते हैं। एग्जाम्पल, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे मान लेते हैं ये ए वेक्टर ऐसे है, ये बी वेक्टर दिया है ऐसे, ये सी वेक्टर दिया है, ये हमारा डी वेक्टर दिया है। तो इसमें हम आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, ऐसे जब दे दिया हो बहुत सारे वेक्टर्स को, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई कि इसका आर वेक्टर कैसे होगा। तो बहुत ही सरल तरीका है, जैसे कि मैंने कर दिया ए वेक्टर, ए वेक्टर हो गया। वी वेक्टर को मैंने क्या कर दिया कि ए वेक्टर के हेड और बी वेक्टर का टेल के साथ हमने क्या किया, पैचअप कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो बी वेक्टर हो गया। सी वेक्टर के साथ वैसे ही किया, सेम ऑर्डर में हम कर रहे हैं सी वेक्टर। डी वेक्टर के साथ भी वैसे ही किया, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल से जाके जुड़ रहा है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, जहां पर यहाँ बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का टेल आके आपस में जुड़ रहे हैं, और सेम ऐसे ही चलता जा रहा है। अब हम जब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं ना, तो लास्ट में ये एक छूट गया ना, तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर में हम क्या किए, रिवर्स ऑर्डर में कर दिए, ऐसे ना करके मैंने इसको ऐसे कर दिया। समझे कि नहीं, ये हो गया आपका आर वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ऐसा हुआ। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, जो हम ट्रायंगल में पढ़ रहे थे, ट्रायंगल में तो बहुत बढ़िया था। इससे ज्यादा टफ था पैरेललोग्राम ट्रायंगल, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो बेटा पता चल जाएगा कि है कि नहीं। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक हम चीज करते हैं, इसी जो एग्जांपल लिए थे ना, उसी में थोड़ा सा एलिबोरेट करके देखते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे हमको। इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम क्या कर रहे थे कि ऐसे किया था मैंने, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और एक था हमारा यहाँ आर वेक्टर। तो यहाँ क्या हुआ था कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर था। अब दूसरा चीज क्या हमने कर दिया कि इसी को मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये भैया सेम साइड सेम डायरेक्शन में ही इसको कर दिया, ये हो गया मान लेते हैं आर डैश वेक्टर। ठीक है ना। अब पता क्या होगा, अब देखो मजा आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस
डी वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इक्वल टू 0। यानी कि यदि कोई भी पॉलीगॉन हो और सारे के सारे जो वेक्टर्स हों एक ही ऑर्डर में बने हों, तो भैया सबका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको राइटिंग में कैसे लिखेंगे जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। तो ये इस प्रकार है, ठीक है ना, कि यदि कोई क्लोज पॉलीगॉन है, यही बोल रहा है, कोई क्लोज पॉलीगॉन हो, ये इफ है, ऑल है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी में लिखा इफ ऑल। ठीक है, जितने भी वेक्टर हैं यदि सेम ऑर्डर में हो और क्लोज पॉलीगॉन हो तो उसमें सबका सम क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाता है। ठीक है ना। अब थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, मजा आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डायग्राम है और उस डायग्राम में 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन को हमको चेक करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ देखिए, ये है बी वेक्टर और ये है ई वेक्टर, सेम ऑर्डर में है। बी वेक्टर प्लस, पहला देखते हैं, पहला देख रहे हैं, अभी पहला देख रहे हैं, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में है, ये सही जा रहा है, बढ़िया है। अब ये एक हो गया ए वेक्टर जो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, तो इक्वल टू ए वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट हो गया, तो ये सही है। ठीक है, अब दूसरा में देखते हैं कि ये है बी वेक्टर, ये है ई वेक्टर, ये है डी वेक्टर। क्या तीनों का सम 0 होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये क्या है? पॉलीगॉन है। और पॉलीगॉन यदि क्लोज हो, भले वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी तो पॉलीगॉन ही होता है, यदि क्लोज हो और सारे के सारे जो वेक्टर हैं सेम ऑर्डर में ही प्लेस किए गए हों, तो उनका सम क्या होता है? 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज देख लो, जैसे मान लेते हैं, अब इसका देख लेते हैं थोड़ा, जैसे क्या है, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0 है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, इसे ऐसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर है ना, ये पता किसके बराबर है? ये है माइनस डी वेक्टर के बराबर है, पूरा माइनस डी वेक्टर के बराबर है। पता है क्यों? देखो यहाँ पर माइनस डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये वाला डी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, होगा कि नहीं होगा ये बताओ, ये वेक्टर लगा दो यार। ठीक है ना। तो वो जो पॉलीगॉन वाला जो खेल रहे थे ना हम लोग, जिसको हम रिवर्स कर रहे थे, तो पूरा उसको छोड़ के वो रिजल्टेंट बन जा रहा था। यदि उसको सेम ऑर्डर में कर रहे थे, उसको ऐड कर रहे थे, तो 0 हो जा रहा था। सिर्फ एक वेक्टर को ऐड करने से सारे के सारे 0 हो गए। इसका मतलब कि बाकी जितने भी वेक्टर होंगे ना, उससे वो अपोजिट में आएगा, अपोजिट वेक्टर होगा, यानी कि बी प्लस ई वेक्टर इज अपोजिट वेक्टर ऑफ डी वेक्टर। यहाँ पर एक चीजें आ गई, ठीक है ना। अब जहां जहां जो चीज भी आएगा मैं वहां पर नहीं बताया था, यहाँ बता दिया। ठीक है, अब यहाँ देख लो, तो मतलब कि ये भी सही होने वाला है। अब यहाँ देखिए सी में क्या बोल रहा है, डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, ये भी सही है। कहने का मतलब कि ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ दिस, ये वाला आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि भैया 3 वेक्टर हैं, तीनों का रिजल्टेंट क्या है? 0 है। तो 3 वेक्टर का ऐसा पॉलीगॉन बनाएंगे जिसका सेम ऑर्डर में होगा। ठीक है, सेम ऑर्डर में बनाएंगे, ठीक है। और ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए के बराबर है, सी का मैग्नीट्यूड √2a के बराबर है। जब ऐसा होता है ना, 1 1 √2 2 2 √2 2 √2, तो ये दिमाग में चमक जाना चाहिए कि भैया ये क्या है? ये हमारा क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है। देख लो यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हाइपोटेनस इक्वल टू, तो फिर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 2a² अंडर रूट में, तो हाइपोटेनस भी आएगा अंडर रूट 2a। अब जहाँ हाइपोटेनस क्या है, यहाँ हाइपोटेनस क्या है? सी है, हाइपोटेनस क्या है? सी है। अब इसको इसको ऐसे बनाएंगे, मजा आएंगे, देखो, ये देखो, ये हो जाएगा ए वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर यहाँ पे बना देते हैं। दोनों बराबर है ना, तो चलो बी वेक्टर यहाँ बना देते हैं, बी वेक्टर सी वेक्टर यहाँ बना देते हैं।
सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर भैया क्या हो गया, ये है √2a, ये है a, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड a है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ 45 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि देखो यहाँ पर भैया कि a और b के बीच में जो पहला आएगा वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 90 डिग्री ही बनेगा। देखो यहाँ पर 90 डिग्री ही बन रहा है, ये बी वेक्टर है, एक्सटेंड करेंगे तो दूसरा में यहाँ पर देखो इसको एक्सटेंड किया हमने, इसको ए और सी में हम वेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला 45 डिग्री नहीं होगा, जल्दीबाजी में 45 लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान देना कि सी वेक्टर का जो टेल है ए वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप से हम वेक्टर नहीं निकालते, या तो हेड हेड जुड़ना चाहिए या टेल टेल जुड़ना चाहिए। यदि हेड और टेल जुड़ रहे हो तो उसका जो थीटा होगा, थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 45, यानी कि 135 डिग्री हो जाएगा। तीसरा ये बताया था कि हेड हेड से जुड़ा हो टेल टेल से जुड़ा हो तो उसको एक्सटेंड करके हम जो छोटा वाला होगा, छोटा वाला होगा, लेकिन हेड टेल से जुड़ा हुआ ना तो 180 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा डैश कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यहाँ पे देखो इसका सी का हेड, बी का बीसी, बीसी भाई ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है, ये सेकेंड। ठीक है, 45 इक्वल टू 135 डिग्री, मतलब दोनों का एक ही है। इसका ए और सी के बीच का एंगल 135, सी और बी का, बी और सी या सी या बी बोल सकते हैं, तो उसका 135 होगा, और ए और बी के साथ हो गया हमारा 90 डिग्री। इलेक्ट्रिसिटी गायब, 1 मिनट, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, फिर कैमरा ऑफ हो गया, डायरेक्ट कनेक्टेड था। चलो कोई बात नहीं, बिना कैमरा का ही कर लेते हैं। अब इसके बाद है एक नोट। अब नोट में ये बोल रहा है कि यदि n कोप्लेनर वेक्टर है, अच्छा मान लेते हैं, शुरुआत करते हैं को 2 से शुरुआत करते हैं, n इक्वल टू 2 से शुरुआत करते हैं। यदि n इक्वल टू 2 है यानी कि 2 कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है ना, और उनके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, यदि एंगल बिटवीन देम, यानी बोल देते हैं सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन होगा 360 डिग्री अपॉन n का, यानी कि 360 डिग्री बाई 2, n इक्वल टू यहाँ 2 दे रखा है, यानी कि 180 डिग्री का सेपरेशन होगा। उस केस में क्या होगा कि दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी 0 डिग्री हो जाएगा। उसका मतलब यही हुआ, जैसे मान लो कि ये ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब दोनों के बीच में जो एंगल है ना, देखो यहाँ पर, यहाँ 180 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वेक्टर, जो कि क्या हो जाएगा 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, यदि n इक्वल टू 3 हो तो उसका सेपरेशन क्या होगा, एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाई 3, 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री जब होगा तो भाई कैसे होगा 120 डिग्री, तो जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया एंगल ए, ये हो जाएगा आपका एंगल बी। एक मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए भैया, मैग्नीट्यूड होना चाहिए दोनों वेक्टर का इक्वल, इसका भी मैग्नीट्यूड ये हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड यही होना चाहिए। ठीक है, दोनों का सेम होना चाहिए। तो मान लेते हैं ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, दूसरा वेक्टर है उसका ऐसे करके, हाँ चलो, दूसरा वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड है, तीसरा वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड ए ही है, ठीक है ना, और इनके बीच में जो सेपरेशन है सबके एक दूसरे के बीच में 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री।
ठीक है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है ना। अब दिमाग में घंटी बज रही होगी, सर ये कैसे 0 हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो भैया कैसे 0 हो गया, यहाँ देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। देखो ऐसे 0 होगा, जैसे मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, पिछला एग्जांपल ही लेना है। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये था तुम्हारा बी वेक्टर, ये था तुम्हारा सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर था कि नहीं था। अब बीच में एंगल 120 था, यहाँ भी 120, ये 120, यहाँ भी 120 डिग्री था। ठीक है। अब देखो भैया, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मजा आएगा। ए वेक्टर, अब जो बी वेक्टर है इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लेकर आओ। अब बी वेक्टर को मैंने पैरेलल, अब कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ये ब्लैक कर लेते हैं, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, बी वेक्टर। और ये सी वेक्टर ऐसे नीचे है ना, तो ये सी वेक्टर देखो, सी वेक्टर। अब ये देखो एक ऐसा पॉलीगॉन बन गया जिसके जो वेक्टर हैं वो सेम ऑर्डर में बने हैं, एक का हेड दूसरे का टेल। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। होगा कि नहीं होगा। ये पहला चीज तो तुमको समझ में आ गया होगा, देखिए चीज बता दिया मैंने। बस एक ही रखते हैं, दो तीन तरीके हैं इसको करने का, बस एक तरीका बस जानो, जो पढ़े हो वही जानो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यही है क्वेश्चन, क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका बहुत सारा यूज होगा, देखना। 3 फोर्सेज हैं, ए बी बी सी और सी डी, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है, 1 न्यूटन है। ठीक है ना, सबका, इसका भी 1 न्यूटन, इसका भी 1 न्यूटन है। और ऐसे बना हुआ पॉलीगॉन, इसके साइड के क्या हो रहा है, लग रहा है। ठीक है, तो इसके रिजल्टेंट वेक्टर का हमें पता करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो देखिए सर, यहाँ पर इसने करा क्या है कि ये हो गया आपका ए वेक्टर, यहाँ पर था, ये ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर, अरे भाई ए बी वेक्टर, ये हो गया आपका बी सी वेक्टर, ये हो गया आपका सी डी वेक्टर, और ये हो गया आपका अपोजिट डायरेक्शन में जो हो गया आर वेक्टर। ठीक है ना, ये हो गया आपका आर वेक्टर। अब यहाँ देखिए ये रेगुलर की बात किया हुआ है, यहाँ फिगर में थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा, छोटा बड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे के सारे इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, उससे मत जाना, भावनाओं पे जाओ, यानी कि ये सारे के सारे हो गए इक्वल, इक्वल है। अब होगा क्या, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल हो जाए दोनों आपस में, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर। ठीक है ना, ये सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। अब ये जो होगा ना, ये 2 यूनिट हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे आर वेक्टर जो होगा क्या हो जाएगा, 2 यूनिट, 2 न्यूटन हो जाएगा। ये 2 न्यूटन होगा क्यों, थोड़ा सा इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है ना, उसको मैं एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप लोग नेक्स्ट पेज में, जैसे कि फिगर दोबारा से बनाता हूँ दोबारा से इसको फिगर को। अब थोड़ा यहाँ देखिए, अब हुआ क्या, मान लेते हैं कि एक रेगुलर क्या है, हेक्सागोन है। वो हेक्सागोन ही था, इस क्वेश्चन में भी हेक्सागोन था, बस हमको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2a हुआ क्यों। ठीक है ना, 2a हुआ क्यों,
देखिए यहाँ पर क्यों होगा कि ये सारे के सारे इक्वल होंगे, हो रहे हैं इक्वल है, क्योंकि रेगुलर है, इक्वल है। मान लेते हैं कि अब उस वन ही लेके चलते हैं, ये भी वन है, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, कोई भी वेरिएबल नहीं लेंगे, वन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, एन इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो गया। तो जो ये थीटा होगा ना, इसके बीच का जो सेपरेशन होगा वो इक्वल होना चाहिए, सेपरेशन इक्वल होना चाहिए। हाँ भाई, सेपरेशन तो इक्वल होना ही चाहिए। अब देखो इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा भैया, 360 डिग्री/6, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे सेपरेशन हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो यहाँ पर, अब ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब चूंकि ये रेगुलर है और यहाँ पर जो पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, यहाँ से ये लाइन यदि यहाँ खींच दिया गया, ये मान लो एक ट्रायंगल बन गया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल सा बन गया कि नहीं बन गया, देखो यहाँ एक ट्रायंगल सा बन गया, ट्रायंगल सा बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसके इक्वल ये होगा। जब इसके इक्वल होगा, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो होगा ना, ये हो जाएगा हमारा, ये थीटा हो जाएगा वर्ग, तो ये 60 है, तो 180 में से निकल जाता है एक 120, यानी कि ये हो जाएगा बाई 2 करेंगे 120, तो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आएगी। यानी कि सारे के सारे क्या होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60, 60, 60, ये तो आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। पहले हमको लग रहा था कि आइसोसेलेस है, लेकिन ये तो इक्विलेटरल बन गया, ये सारे के सारे साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। अब इसे देखो क्या हुआ, हमारा बस इतने से मतलब था, ये वन है तो ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा ना, फिर 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा था, ये था रिजल्टेंट था, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये सी वेक्टर था। यहाँ पर हो नहीं गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, आर वेक्टर हो गया ना। और मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो मैग्नीट्यूड की बात में आ जाएगा आपका 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन और है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेगुलर पेंटागन है, ठीक है ना। रेगुलर पेंटागन में ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, 4 क्वेश्चन, इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे है कि ये ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर और ई ए वेक्टर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, तो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं भैया। पहला क्या है, पहला सॉल्यूशन कर, पहला सॉल्यूशन, पहला बोल रहा है सर, ये देखिए, इसमें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर, तो सारे के सारे सेम ऑर्डर में हैं और ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सारे के सारे क्या होंगे, 0 वेक्टर के बराबर होंगे, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा वेक्टर देखते हैं। दूसरा वेक्टर में बोला कि सबका मैग्नीट्यूड ले लिया गया है, सबका मैग्नीट्यूड ले लिया गया है, उसके बाद से सम किया गया है जो n के बराबर है, ठीक है। n क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए सर, कितना है, 5 है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 वेक्टर है, पांचों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो a है, तो हो गया इसका 5a। पहले का आंसर हो गया 5a, दूसरे का आंसर हो गया 5a, 5a के बराबर हो गया, 5a जो कि n a के बराबर हो गया। इससे हमें पता लग गया कि n की वैल्यू हो गई 5, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं। अब तीसरे में है कि सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया गया है,
अब मैग्नीट्यूड निकाला गया है, वेक्टर का सम किया गया, फिर मैग्नीट्यूड निकाला गया, तो भैया जब वेक्टर का सम करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो आएगा। तीसरे में क्या होगा, सारे वेक्टर का सम किया गया है, देखिए यहाँ पे सारे वेक्टर का सम किया गया तो जीरो वेक्टर आ गया है, और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो ही होता है। यदि इसको एन ए के बराबर ला दिया गया तो यहाँ पर ए एन जो होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए सर, चौथा इंटरेस्टिंग है। अब बोला गया कि ए बी वेक्टर बी सी सी डी ई है। देखो ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर हो गया सही। बी सी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर सही जा रहा है, सेम ऑर्डर में जा रहा है। सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर सेम ऑर्डर में जा रहा है। डी वेक्टर, डी ई वेक्टर सेम ऑर्डर में जा रहा है। ए ई वेक्टर, अरे भैया ई ए वेक्टर इधर है, यहाँ पर ए ई वेक्टर कर दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका एक डायग्राम। देखिए डायग्राम में क्या बोल रहा है, ऐसे था। ये ए बी वेक्टर था, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, और ये हो गया था ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर। सबका मैग्नीट्यूड ए ही था, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ बोला ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड में आ रहा है, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, जो प्लस ई ए वेक्टर, कितना हो जाएगा आपका, जीरो वेक्टर होगा कि नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा कि नहीं होगा ये बताइए पहले। यदि इसको ई ए वेक्टर, ए ई वेक्टर ना लिखे ई ए वेक्टर लिखते हैं तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ई ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ये बताइए, होगा ना, हाँ हो जाएगा ये वेक्टर। अब पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर इक्वल टू एन ए, ठीक है ना, ये लिखा है ना। अब यहां से आप करेंगे माइनस ई ए वेक्टर है ना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई ए वेक्टर को ए ई वेक्टर। जब हम वहां वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पर ये चीजें मैं बताया था, क्या बताया था कि यदि ए बी वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर यदि को हम लिख सकते हैं माइनस बी ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा ए ई वेक्टर प्लस, अब इसको यहाँ लिखेंगे ए ई वेक्टर मैग्नीट्यूड में हो जाएगा एन ए, तो दो वेक्टर है, दोनों का सम है, तो ये हो जाएगा टू ए ई वेक्टर का सम कर दिया, एन ए हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा एन इक्वल टू टू, आंसर हो जाएगा एन इक्वल टू टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी टू ए, तो एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर टू, यहाँ टू आंसर आ गया। ये तो समझ में आ गया होगा, पक्का समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसे मान लो कि पहला है, पहला में इक्वल मैग्नीट्यूड, मान लो कि ये हो गया तुम्हारा 2 न्यूटन है,
अब इसके अपोजिट में लग गया 2 न्यूटन, 2 न्यूटन लग गया। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा ना, ये 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 इसके प्रभाव को ये काट देगा, इसके प्रभाव को ये काट देगा। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, पहले में। अब दूसरे में देखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑन, अच्छा कोप्लेनर होना चाहिए, नहीं एक प्लेन में होना चाहिए वेक्टर्स, पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड में है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड में है। यदि मैग्नीट्यूड अनइक्वल है और दो वेक्टर हैं, तो भैया वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो कम से कम 3 वेक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 वेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मान लो हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, और तीसरा हो गया ये सी वेक्टर। ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होने वाला, ऐसे होने वाला है ए वेक्टर, बी वेक्टर, और सेम ऑर्डर में रहेगा, तभी जाके 0 होगा यहाँ पर, तभी जाके 0 होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। ये वाला नहीं होगा, ये इसका 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये एक ही प्लेन में है कि नहीं है? एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है। और तीसरा ये बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर, यानी कि मान लो कि 3 है ना, प्लेन में है, और एक क्या होगा, प्लेन के बाहर जा रहा है या प्लेन के अंदर जा रहा है। प्लेन के बाहर, मान लो जैसे ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर गया, तो इस स्क्रीन का जो प्लेन है, इससे दूसरे प्लेन में गया वो वेक्टर, या इस स्क्रीन के बाहर आ रहा है वेक्टर, तो क्या हो गया, दूसरे प्लेन में गया ना वेक्टर। तो वही बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर प्रोड्यूस 0। तो 3 वेक्टर मतलब 4 वेक्टर होगा आंसर इसका। इसका वेक्टर जो होगा आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा 4 वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। और वेक्टर कैसे होंगे सर? तो ऐसे होंगे। अब देखो यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3D में जाना पड़ेगा। 3D में तो जा नहीं सकते, फिर क्या करें? जैसे कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ होता है। 2 वेक्टर को ले लो तुम सेम प्लेन, और 2 वेक्टर को ले लो डिफरेंट प्लेन में। 4 वेक्टर हो गए, 4 वेक्टर हो गए, और ये 4 वेक्टर का ना पॉलीगॉन बनाओ, ठीक है ना। पॉलीगॉन बनाओ, 4 वेक्टर का पॉलीगॉन बनाओ, सबके सेम ऑर्डर में होना चाहिए वेक्टर, और थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दो। ट्विस्ट जब करेंगे ना तो वो 3D में आ जाएगा, ठीक है ना, 3D में आ जाएगा। ऐसे नहीं होता कि क्या करते हैं कि रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं तो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है ना। राइट साइड या लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करते हैं तो थोड़ा सा धक्का देते हैं, तो वैसे ही ये भी होगा, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करो। देखो उसका कोप्लेनर जो प्लेन होगा वो डिफरेंट प्लेन हो जाएगा। तो एक बार ट्राई उसको करें, कैसे करते हैं, रुको एक बार मैं बताता हूँ मैं। बस देखो, जैसे कि एक पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, दोनों को आपस में जोड़ दिया ऐसे, 2 वेक्टर हो गए, 2 वेक्टर हो गए। ये हमारा तीसरा वेक्टर हो गया, ये कहाँ गया भाई, ये एक प्लेन में हो गया। अब ये दूसरे प्लेन में चला गया, देखो यहाँ पे ये हो गया एक प्लेन में, ये दूसरे प्लेन में इधर आ गया। इसको इधर लाते हैं दूसरे प्लेन में, ठीक है ना। तो ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, देखो ये दूसरा प्लेन, ये दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लेके आ, 4 हो गया कि नहीं, 4 वेक्टर, 4 वेक्टर हुए कि नहीं हुए, हो गया ना। और प्लेन भी अलग अलग था, तो मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए ताकि हम रिजल्टेंट को 0 ला पाए, ठीक है ना, रिजल्टेंट को 0 ला पाए, जो नॉन कोप्लेनर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, अब इसमें एक और चीज है, जैसे कि जैसे मान लो कि 3 वेक्टर है, अब 3 वेक्टर को के सम को हमको 0 लाना है, तो कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक 1 है, एक 2 है, एक 1000 है, ऐसा थोड़ी करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि क्या है, 3 वेक्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि 3 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया है, जैसे कि दे दिया है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, और 12 न्यूटन दे दिया, ठीक है। तो अब हम
हमको मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों जो वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्या वो उनका जो रिजल्टेंट होगा 0 होगा? जीरो का मतलब कि इसका जो एफ नेट होगा, क्या एफ नेट जो होगा ये इक्वल टू 0 होगा? क्या ये मतलब फोर्सेज इक्विलिब्रियम होंगे या नहीं होंगे? ये बात हुआ, 0 को हो या इक्विलिब्रियम को हो, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो भैया इसको पता करने के लिए एक तरीका है। तरीका ये है कि सम ऑफ द स्मॉलर फोर्सेस of sum of two smaller forces greater than होना चाहिए कितना? थर्ड साइड से, थर्ड साइड से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना कि तीनों वेक्टर मिलके एफ नेट 0 दे देंगे। कैसे? यहाँ पे देखते हैं, क्या ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। स्मॉलर दो फोर्सेज कौन है? 10 न्यूटन और 12 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन ये हो जाएंगे हमारे 22 न्यूटन, जो कि लेस है इससे 20 न्यूटन से, जो कि ये थर्ड साइड है। तो इस कंडीशन में जो एफ नेट होगा, एफ नेट नेवर भी 0 नहीं होना। समझे कि नहीं समझे? अब एक क्वेश्चन और दूं, जैसे कि मैं बोलूं कि एग्जाम्पल में ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, 5 न्यूटन से, तो क्या होगा इसमें? तो 5 प्लस 5, क्या सोल्यूशन में देखता हूँ। एफ नेट 0 करना है, क्या एफ नेट, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म होगा? ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा? अरे वो ट्रायंगल वाला जो लॉ है ना, जो तुम लोग 8 9 में भी पढ़ा होगा तुम लोग, कि ट्रायंगल कब फॉर्म हो सकता है? ट्रायंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब क्या होगा कि ट्रायंगल के दो साइड का सम यदि तीसरे साइड से क्या हो, बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो सेम टू सेम ऐसे यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर दो तो तीनों इक्वल है, तो 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। क्या 10 न्यूटन क्या है? 5 न्यूटन से छोटा है, ठीक है कि नहीं है? छोटा ही अरे बड़ा है यार, बड़ा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रायंगल फॉर्म होगा, यानी कि क्या होगा कि इस कंडीशन में जो एफ नेट होगा वो हो जाएगा 0। इसका मतलब कि ये फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम में है। दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना? तो अभी जो एडिशन वाला जो हमारा पोर्शन है, वेक्टर एडिशन वाला, वो यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ वेक्टर एडिशन पोर्शन एंडेड, वेक्टर एडिशन पोर्शन एंड होता है यहाँ पर। और जो अब अगले जो लेक्चर होंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बाद रेजोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो उसमें ये लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो गुड बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।